ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल आर कॉन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स ओनली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को लगता है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद मेंस के बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, अ, हर व्यक्ति आज के टाइम में जो भी टेंटेटिव है, जो भी अलर्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग पढ़ता ही पड़ता। ठीक है, इसको आप गारंटी मत मान लेना कि इसके बिहाफ पर मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। सिलेक्शन आज के टाइम में उसी का होगा जो डे वन से पेन उठाएगा। ठीक है, आप लोगों से बहुत लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है, प्रीलिम्स तो हम फैक्ट वगैरह पढ़ के निकल गया, मेंस में एक्चुअली में लिखना क्या होता है। एक तो न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, दूसरा, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको फॉर्मेट करके दिखाते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए और प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको आपको निकाल करके बाहर कर देना होता है। आपको कितने फैक्ट्स आते हैं इसको चेक कर लिया जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। एंड एज फार एज मेंस एग्जाम इज बीइंग कंसर्न, इट इज ऑल अबाउट हाउ एनालिटिकल यू कैन थिंक। ठीक है, तो 68 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। आप लोगों में से देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा है? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों से ज़्यादा घाटे में कोई नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर अपने को अपने पास रखना है और फिर उसके बिहाफ पर चीज़ों को देखना है। ठीक है, पहले जो फॉर्मेट आता था वो बहुत आसान सा होता था। लेट्स से जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था उसमें 3 क्वेश्चन आपको लिख देना है आउट ऑफ 6। ठीक है, और उसमें भी कोई स्पेसिफिक आपसे रिक्वायरमेंट नहीं था कि यही 3 लिखना है और ये 3 आपको छोड़ना है। मतलब 6 जनरल क्वेश्चन लिख दिया गया और बोल दिया गया कि इन 6 में से जो भी 3 आपको सूट करते हैं आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, हाउएवर 68 बीपीएससी से इस पैटर्न को चेंज किया गया और देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस हैं अल्टरनेट में, या तो आपको इसको लिखना है या तो इसको लिखना है। ठीक है, तो रिलेटिवली ये चीज देखेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट है कि नहीं है? ठीक है, 6 में से 3 चुनना इज रिलेटिवली इजियर, लेकिन 2 में से हो सकता है वो दोनों के दोनों आपको ना आते हो। राइट, तो एक चीज हुआ। दूसरा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता था जो 38 मार्क्स का, इसको इन लोगों ने 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़ दिया है। ठीक है, तो एक टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा मेंस का। ये 68 है, देखिए आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है ना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा है 1858। बिरसा मुंडा मूवमेंट पूछा है। बिरसा मुंडा मूवमेंट आज तक पूछता था 38 मार्क्स में, राइट? एंड नाउ सडनली दे आर आस्किंग यू टू कंक्लूड ऑल द बिरसा मुंडा मूवमेंट इन जस्ट अ सिंगल पेज। एक पेज वो आपको देंगे, वहां पर प्रिंटेड आपकी बुकलेट रहेगी, उसी में आपको एक पेज में उन सारी चीजों को कंपाइल करना है। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट पूछ रखा है, पटना कलम पूछ रखा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये बराबर वगैरह के बारे में लिखने पूछ रहा है। तो एक कोई सा टॉपिक हम लोग देखते हैं और उसके बारे में फिर देखते हैं कि क्या हम लोगों को उस टॉपिक में हम लोग कर सकते हैं। जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आप लोगों में से सारे लोगों को पता होगा ये क्या है, ये बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, अभी हिस्ट्री की लेट से क्लास नहीं हुई है, दैट इज अनदर गेम बॉल स्टोरी। बट बैटल ऑफ प्लासी के बारे में एक लाइन बोला जाता है ना कि इंडिया में, साउथ इंडिया में सबसे पहले यूरोपियंस आए। ठीक है, और चूंकि वही जगह समुद्री मार्ग से उनके नजदीक पड़ता था, और फ्रेंच लोग जो है ना और ब्रिटिशर्स लोग साउथ इंडिया को कॉन्कर करने को लेकर के, उसको जीतने को लेकर के आपस में भिड़े रहे। ठीक है, उनका कोई आपको हेड था डुप्ले करके, एक स्टेटमेंट है बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर को लेके कि इंडिया को जीतने की जो चाबी थी ना, जिसको डुप्ले साउथ इंडिया में नहीं ढूंढ पाया ना, उसको अंग्रेजों ने बंगाल में ढूंढ लिया। ठीक है, बंगाल इतना इंपॉर्टेंट था उस समय पर, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि सो मेनी टाइम्स आई हैव सेड यू कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो बेसिकली आपको बंगाल की ही हिस्ट्री। ठीक है, बंगाल में ही इतना रिसोर्सेज अंग्रेज कलेक्ट कर पाए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि पूरे इस देश को जीत लिया। तो लेट्स से इसी फॉर्मेट पे अगर बैटल ऑफ प्लासी आपसे पूछ दिया जाता है, अगर 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन हो सकता है या 38 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको कैसे हम लोग लिख रहे होंगे, क्या क्या एनालिटिकल बातें हम लोगों को लिखनी चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से इस चीज के ऊपर फ्रेम कर सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का ये एक बैटल था, ठीक है, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये एक लंबा सा 38 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो सिंपली आपसे पूछ देगा बस बैटल ऑफ प्लासी, जैसे यहां पर लिख रखा है वैसे ही बैटल ऑफ प्लासी बस लिखा हुआ होगा। अब देखिए इसके बारे में हम लोगों को कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए, ठीक है। पहला चीज तो जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो आपको वेस्ट बंगाल के थ्रू शुरू हुआ है, ठीक है। भारत को जीतना अंग्रेजों ने कहां से शुरू किया है? वेस्ट बंगाल से। साउथ इंडिया में ये लोग बेकार में लड़ रहे थे। साउथ इंडिया की जमीन उस दिन ज्योग्राफी में उन्होंने पढ़ा हुआ है उतनी फर्टाइल नहीं है, ठीक है। वेस्ट बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई प्रदेश में आता है। देखिए ज्योग्राफी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस आंसर में, ठीक है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपके पास ज्योग्राफी का भी ठीक ठाक सा नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमी का भी ठीक ठाक सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज तो हम जानते हैं कि अंग्रेज क्यों कॉन्कर करने में कामयाब रहे इंडिया को, और इसी को वेस्ट बंगाल के भी आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। बेसिकली इस क्लास को लेने का मेरा मकसद यही है कि कितना आपको लिखना होता है और कितना छोड़ देना होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आप मेंस में लिखेंगे तो आपके अन्य क्वेश्चन छूट जाएंगे, विच इज नॉट such a good thing to have. So that's the exact reason कि this class I am taking to just teach you कि कहाँ पे आपकी पेन रुक जानी चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसके बिहाफ पर ब्रिटिश इंडिया को आपको जीतने में कामयाब हुए। तो पहला रीजन आपको लिखना चाहिए रिनेंसा। सुना है आप लोगों ने ये सब? किन्हीं ने सुना है? क्या है रिनेंसा? पुनर्जागरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, हाँ क्या होता है ये? ठीक है, देखिए जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी ना, ये 12वीं शताब्दी तक इंडिया से बहुत गई गुजरी थी, ठीक है। इंडिया के बारे में एक सेंटेंस भी बोला जाता है बहुत प्राउडली कि हम लोग फिर से अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। एक बड़े इंडियन स्कॉलर ने यूरोपीय लोगों को जवाब देते हुए बोला है कि हम फिर से अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम तुमसे अच्छे थे पहले, ठीक है। तुम हमेशा अच्छे नहीं रहोगे, इसलिए अच्छे नहीं रहोगे क्योंकि हमेशा अच्छे हम भी नहीं रह पाए, ठीक है। परिवर्तन जो है सो कि वो संसार का नियम है। तो रिनेंसा में क्या किया गया ना कि यूरोप में लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ लोगों ने खोज करना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया रिलीजियस आपको प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है। कि जैसे वहां पर क्या चलता था, एक प्रपत्र चलता था यूरोप में कि आप एक मर्डर करके आइए और पुजारी जी को सर्टेन आप चंदा दीजिए, उसके आधार पर वो आपको रोट डाउन करके दे देंगे कि ठीक है आपको पाप से मुक्त कर दिया जाता है। अब फिर आप जाइए, फिर 4 लोगों का मर्डर करिए, फिर से आप उतना पैसा लेकर के आइए और फिर से हम जीसस क्राइस्ट के बिहाफ पर आपको लिख करके दे देंगे कि आपको मर्डर से मुक्त कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के लोगों के मन में चेतना आया और लोगों ने क्या करना शुरू किया कि वो उनके बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट का आपको इजाद हुआ, ठीक है। उनका अप्रोच साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हुआ। अब सोचिए कि कोई सा भी साइंस का टेक्नोलॉजिकल कोई सा भी चीज है तो उसको इजाद करने के लिए आपको ट्रेडिशनल सोच चाहिए या साइंटिफिक सोच चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। अगर साइंटिफिक अप्रोच आपका रहेगा तो ग्रेजुअली आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे, बहुत सारी नई नई चीजों को इन्वेंट करेंगे जो ग्रेजुअली आपको हेल्प आउट करेंगे। तो एक चीज हम लोगों ने जाना हुआ है कि 1453 के आसपास कोई कस्तूरतूनिया है जिस पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। एक क्वेश्चन भी पूछे हम टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अब उसके आधार पर क्या हुआ कि जो लैंड वाला रास्ता था वो लॉक हो गया था इंडिया तक आने का। इंडिया ऐसा नहीं ना कि वास्को डिगामा के पहले लोगों को इंडिया के बारे में पता नहीं था। इंडिया तक आने का जो लैंड वाला रास्ता था वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। वहां पर मनमाना टैक्स मांगा जा रहा है। अब आपको क्या चाहिए था? आपको नेवल चाहिए था, नेवल शिप चाहिए था जिसके आधार पर आप इंडिया आए। तो अच्छी टेक्नोलॉजी के जो आपको नेवल शिप्स होंगे वो तो वही आदमी बना सकता है जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा है, ठीक है। तो आप बस एक पॉइंट लिख देंगे रिनेंसा या पुनर्जागरण, जिसके आधार पर क्या हुआ, ग्रेट स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को डेवलप किया गया, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। और कैसे ये हेल्प आउट किया? इट लीड्स टुवर्ड्स एडवांसेस इन द शिप बिल्डिंग
एंड द साइंस ऑफ नेविगेशन। अंतोगत्वा इंडिया आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इंडिया आपको आना है और आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक प्रॉपर रास्ता चाहिए, उसके लिए नेवल शिप चाहिए। और ये नेवल शिप कौन बना करके देगा आपको, आपका जो भी साइंटिफिक अप्रोच होगा वो। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, यूज ऑफ फोर्स विथ ट्रेड। ठीक है, अभी के समय में आप देखेंगे ना कि जो भी बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, उनके पास कोई मिलिट्री माइट नहीं होता है। ठीक है, जो ये मुकेश अंबानी हो गए या अडानी साहब हो गए, ये 10,000 20,000 का कोई फौज लेके तो नहीं चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने बहुत स्मार्टली क्या किया कि ट्रेड को मिलिट्री माइट के साथ क्या किया कि वेल मिक्सअप कर दिया। यूज ऑफ फोर्स विथ ट्रेड। Their armed ships dominated the sea, hence naval supremacy। ठीक है, इनकी जो नौसैनिक इनकी जो नौसेना थी ना, वो इतनी सर्वोच्च स्तर की थी कि उसको आप काउंटर ही नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो नेवल शिप है, जो नौसेना है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे बंदूकें रखी हुई हैं, तो उनको आप ट्रेडिशनल अपने तलवारों से और भालों से तो काउंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन मुगल तक को अपने सामान को बाहर भेजने के लिए यूरोपियंस को टैक्स देना पड़ा है। ठीक है, ये चीज पता है आप लोगों को क्यों ऐसा? बिकॉज ठीक है, आप जमीन पर आप बहुत माइटी होंगे, बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन आपका सामान किधर से जा रहा है, समुद्री रास्ते से, वहां हम आपको जाने नहीं देंगे। और जाने देंगे तब जब आप हमको कुछ टैक्सेस वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं। देयर आर्म्ड शिप्स डोमिनेटेड द सी, हेंस उनकी नेवल सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा थी। बाई थ्रेटनिंग मुगल्स एंड अदर्स, मुगल्स तक को ये लोग थ्रेट करते थे कि भैया आपका कोई सामान अगर समुद्र में तभी उतरेगा जब उसके ऊपर आप हमको चुंगी या ऑक्ट्री देंगे। ठीक है, दे सक्सीडेड इन सिक्योरिंग मेनी ट्रेडिंग कंसेशन। बहुत सारी व्यापारिक छूटें इसी मिलिट्री माइट के आधार पर वो लेने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब धीरे धीरे अकबर को भी लग रहा है, या और मुगलों को लग रहा है, या और शासकों को लग रहा है कि ठीक है, मेरे यहाँ के जो भी आर्टिसंस हैं, जो भी आपको शिल्पकार हैं, इनका सामान यूरोप तक पहुंचाना जरूरी है। तो ठीक है, इनको क्या करते हैं कि इनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर लेते हैं, थोड़ा इनको टैक्स दे देते हैं, और इनको बदले में कुछ कुछ इकोनॉमिक कंसेशंस आपको दे देते हैं आपको लैंड के ऊपर। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र में हम लोगों ने थोड़ा देखा हुआ था कि SEZ बनाया गया, कोई कांडला बात किया था ज्योग्राफी में। ठीक है, ऐसी जगहों पे आप क्या करेंगे कि आपको कुछ छूटें दे दी जाएंगी। जैसे अगर आपको कुछ खाने पीने की चीजों को एक्सपोर्ट करना है, तो वहीं पर आपके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह बना करके दे देंगे। तो वैसे ही आपको फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड करवा दी गई बहुत सारे आपको इंडियन रूलर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग मुगल्स। ठीक है, अब मेंस में आपको लिखना है तो एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गोल्डन फरमान था जिसको कि सुल्तान ऑफ गोलकुंडा इन 1632 में दिया। ठीक है, गोल्डन चार्टर इसको बोलते हैं। गोल्डन चार्टर इसीलिए इसको बोला जाता है बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी इकोनॉमिकल आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी गई, आपसे बहुत लो टैक्सेशन वगैरह लिया गया। ठीक है, अच्छा, बोलते हैं इसको जनरल स्टडीज है, स्पेसिफिक स्टडी बोलते नहीं है, तो इसके स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या दूसरा एक एग्जाम्पल, ऐसा ही एक फरुखसियर ने भी फरमान जारी किया 1717 में। ठीक है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिखेंगे, और अगर ये 38 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा तो विल बी राइटिंग डाउन बोथ दीज एग्जाम। राइट, ठीक है, यही अंतर होता है, और इसी चीज को आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। और भी अगर हमको जगह कम पड़ रहा होगा तो क्या करेंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल ही काट देंगे। ठीक है, ये चीजें जो इतना डिटेल में लिख रखे हैं उसको केवल पॉइंट फॉर्मेट में इतना ही लिख देंगे, यूज ऑफ फोर्स विद ट्रेड। ठीक है, व्यापार और शक्ति का संतुलन लेकर के चले अंग्रेज, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि वो सक्सीड किए हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। अच्छा, one more thing, that all these points I have taken it out from NCERT books। तो NCERT पढ़ेंगे तो उतने में आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड नॉट टू स्टडी एनीथिंग, राइट, because you need not to know that what was the strength of सिराजुद्दौला during the battle of प्लासी, कितनी सेना लेके वो आया, कितने लेकर के अंग्रेज आए, जनरल स्टडीज में इनका स्कोप नहीं है।
ठीक है। अगला, सुटेबल जियोपॉलिटिकल कंडीशन इन साउथ इंडिया। ठीक है। अब साउथ इंडिया क्या था ना, ज्यादा सुटेबल था अंग्रेजों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये एक हम जनरल पॉइंट बताएं, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और अगर ये चीज पूछ दिया गया कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इस पॉइंट को काट देंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को काट देंगे। ठीक है ना। मेंस निकालना एक हिसाब से बहुत आसान होता है और एक हिसाब से बहुत मुश्किल होता है। किसी भी बैटल के बारे में आप एक लाइन नहीं लिख सकते हैं कि इसका इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। यही लाइन आप लिख दीजिए बैटल ऑफ पलासी के बारे में भी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी, इवन थर्ड आपको बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी, कि इसका एक इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और इट पेव द वे फॉर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है। ये क्या है, इसका एक बहुत अत्यधिक आपको ऐतिहासिक महत्व है और इसने भारत को विजित करने में अंग्रेजों की विभिन्न प्रकार से सहायता की। इस एक सेंटेंस को आप देखिए, 3-4 आप बैटल्स में इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्यों चार्ट स्पेसिफिक आप इंट्रोडक्शन तैयार करें, राइट। तो साउथ इंडिया का क्या स्पेसिफिक जियोपॉलिटिक्स था जिसके आधार पर क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने साउथ इंडिया को जल्दी कॉन्कर किया है। They did not have to face the might of the Mughals or any other strong forces. साउथ इंडिया में ही शुरू में ये क्यों फ्लरिश किए हैं, क्यों थ्राइव किए हैं, क्यों फले फूले हैं, बिकॉज साउथ इंडिया में मुगल्स या कोई और उतना बड़ा पावर ही नहीं था जो आपको रोक सके। ठीक है। तो अगर कोई बड़े पावर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा तो आप बहुत इजीली फल फूल जाएंगे। ठीक है। एक पॉइंट हुआ। अगर ये आपको 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आप ये पॉइंट भी लिखेंगे और ये पॉइंट भी लिखेंगे, और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस वाले पॉइंट को काट देंगे। अब सेकंड वाले पॉइंट में देखिए, चूंकि आपको 38 मार्क्स मतलब हुआ कि आपको कम से कम 4-5 पन्ना लिखना है ना, तो 4-5 पन्ना लिखने में एक पॉइंट और स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि विजयनगर किंगडम, जो कि साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा एफ्लुएंट आपको किंगडम था, सबसे ज्यादा संपन्न राजवंश था, has been overthrown in 1565 and its place was taken by a number of weak states. एक कोई राक्षस टंडी का युद्ध हुआ है 1565 में, जिसमें डिसइंटीग्रेट कर गया है कौन सा, तो विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर को छोड़ करके साउथ इंडिया में कोई इतना माइटी फोर्स नहीं था जो अंग्रेजों को रोक सके। ठीक है। फिर जब आंसर फ्रेम करेंगे, 38 नंबर का है तो दोनों पॉइंट लिख रहे होंगे, और अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो एक सिंगल लिख रहे होंगे। एज सिंपल एज दैट। नाउ indulge themselves with the internal affairs of the Indian states. For example, they intervened in the mutual quarrels of the Indian princes by supporting one against the other. ठीक है। ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, ये भी ग्रेजुअली अंग्रेजों ने क्या कर ली, डेवलप कर ली। और जो भी इंडियन प्रिंसेस थे, चूंकि उस समय कोई एक नेशन का तो भावना नहीं था कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश एक है। ठीक है। तो ये जो भी प्रिंसेस वगैरह रहते थे ना, इन लोगों का जो भी इंटरनल अफेयर्स होता था, इसमें इंटरवीन करते थे, इंटरफेयर करते थे अंग्रेज। और उस आधार पर क्या करते थे कि लगता था कि जो भी जीतने वाला है उसको फेवर कर दो, और इस फेवर के आधार पर इनको क्या मिल जाता था, दे यूज टू सिक्योर मॉनिटरी लाभ मिल जाता था, कॉमर्शियल लाभ मिल जाता था, वाणिज्यिक लाभ मिल गया, पैसे रुपए मिल गए, और खुश होकर के राजे लोग इनको क्या कर देते थे, टेरिटरीज वगैरह भी दे देते थे। ठीक है। जैसे कि जो कोलकाता है वो 3 गांवों को मिला करके गोविंदपुर हो गया, सूतानाती हो गया और कोलिकाता, ये 3 गांव थे। इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को मिली है और इन्हीं तीनों को मिला करके इन लोगों ने एक कोलकाता बना लिया। ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के काम आएगा। मेंस में यहाँ आप कहीं पे लिख पाएंगे क्या, कहीं नहीं लिख पाएंगे। बहुत डिटेल में लिखेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है ना। तो केवल इतना भी अगर आप लिख देंगे ना कि ये क्या करते थे, मॉनिटरी इनको लाभ होता था, कॉमर्शियल लाभ होता था और टेरिटोरियल लाभ होता था, और ये तीनों कहाँ किससे होता था, जो भी युद्ध में जीतता था उससे। इंटरनल अफेयर्स में एक दूसरे को के खिलाफ भड़काते थे, और इसके आधार पर ये क्या करते थे कि अपने लिए मॉनेटरी या कॉमर्शियल या टेरिटोरियल आपको बेनिफिट्स लेते थे। ठीक है। उसका अगला पॉइंट
क्यों अंग्रेज इंडिया में बहुत इजीली रूल कर गए हैं? लैक ऑफ पेट्रोटिज्म अमॉन्ग इंडियन रूलर्स। जो भारतीय राजा लोग थे, इनके मध्य कोई आपको राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी, ठीक है ना। वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। अगर इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। 8 नंबर में 38 नंबर है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। लिटिल हेजिटेशन इन इनवाइटिंग द फॉरेनर्स टू हेल्प देम सेटल अकाउंट्स विद देयर राइवल्स। बहुत कम, बहुत लिटिल हेजिटेट करते थे, बहुत कम इनको संशय रहता था इस किस चीज में? तो जो भी फॉरेनर्स हैं, जो भी विदेशी हैं, उनको आप अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने दे रहे हैं, आप सुलह समझौते के लिए उनको बुला रहे हैं। किस चीज के लिए? ताकि आपका अकाउंट सेटल हो सके, ताकि आप बदला ले सके अपने दुश्मन राजवंश से, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखेंगे। 38 नंबर का एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री। इंडिया को बहुत इजीली ये लोग इसलिए भी कॉन्कर कर पाए क्योंकि वेस्टर्न ट्रेंड इन्फेंट्री, अब रिनेंसा हो रखा था वहां पर। रिनेंसा मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक खोजें हुई बहुत ज्यादा। तो केवल नेवल शिप्स का ही खोज नहीं हुआ ना, इस अच्छी अच्छी गन्स का भी खोज हुआ, ठीक है ना। तो अच्छी गन्स अगर आप दे देंगे और अच्छे ट्रेनिंग दे देंगे तो अंग्रेजों को समझ में आएगी जो इंडियन सिपाही है ना, उसको भी अगर आप ट्रेन कर देंगे प्रॉपरली, अगर उसको आप प्रशिक्षित कर देंगे और अच्छा हथियार थमा देंगे, तो वो इजिली आपके लिए बहुत अच्छा एक आपको मिलिट्री एसेट हो सकता है, ठीक है। वही लिख रखा है, बीट यूरोपियन और इंडियन आर्म्ड विथ मॉडर्न वेपन्स। उनको अत्याधुनिक हथियार आप दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा कि वो यूरोपियन है या इंडियन है। इट वॉज बेटर देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स। भारतीय राजाओं के पास जो सैनिक थे ना, उनसे अच्छे सैनिक आप तैयार कर लेंगे, बीट यूरोपियन और इंडियन, अगर उसको आपने मॉडर्न जो है सो कि वेपन्स वगैरह दे दिए, ठीक है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हो सकता है इस टॉपिक की जो हम लोग ने हेडिंग दे रखी है, यही आपसे 8 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके आधार पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत इजीली क्या किए, इंडिया को कॉन्कर कर लिए, ठीक है। उन कारकों की चर्चा करें जिनके आधार पर अंग्रेजों ने बहुत सरलता पूर्वक आपको भारतीय उपमहाद्वीप में विजय हासिल कर ली। तो ये 6 पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, अगर बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो उसमें आपको इसकी भूमिका बनानी होगी, ठीक है। तो पहला लाइन वही लिखेंगे कि इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है विच पेव द वे फॉर आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और इस पूरे कॉन्क्वेस्ट में इन 5-6 फैक्टर्स ने आपको क्या किया, हेल्प आउट किया। तो देखेंगे ये 1 पन्ने का आपका कंटेंट हो जाएगा, 1-1.5 पन्ने का कंटेंट हो जाएगा, आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगर बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर क्वेश्चन है तो कुछ आपको लिखना चाहिए ना। इट बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्सेस डिफीटेड द सिराजुद्दौला। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपको उसकी आर्मी है, उसने क्या किया है, किसको हराया है, वहां के नवाब को, सिराजुद्दौला को हराया है, ठीक है। एक चीज, दूसरा कि बंगाल का इंपॉर्टेंस क्या था, क्यों ये लोग बंगाल के ऊपर गिद्ध दृष्टि लेकर के बैठे हुए थे। तो इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज प्रोविंसेस। उस समय के हिसाब से वो सबसे ज्यादा उर्वरक भूमि था। उसी में ज्योग्राफी का भी एक पॉइंट अगर आप लोग नोट डाउन करा देंगे, यहाँ पर एक एरो एरो निकाल करके कि कहाँ पे ये पड़ता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पड़ता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड वहां की इंडस्ट्रीज थी और कॉमर्स था, ठीक है। और तीसरा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, चूंकि ऐसे अगर इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए
इसका जो लोकेशन था वो बहुत सुटेबल था। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं कि वाई बंगाल वाज सो इंपॉर्टेंट टू द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके अगले में आप रीजन बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट का, कौन सा रीजन था। एक ब्लैक होल की घटना भी है, सुना है आप लोगों ने ब्लैक होल की घटना? क्या है ये ब्लैक होल की घटना? बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने क्लेम किया ऐसा कि सिराजुद्दौला ने क्या किया है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण ना आपको बहुत सारे वो अंग्रेज मर गए सुबह होते होते। ठीक है, अब रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट में ना आप कभी भी इस चीज को मत लिखिए। क्यों मत लिखिए? बिकॉज वो उनका वर्जन है, वो हमारा वर्जन नहीं है, और किसी हिस्टोरियन ने इस चीज को टेस्टिफाई नहीं किया हुआ है। प्रिलिम्स के हिसाब से वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में छोटी छोटी आपको नहीं लिखी। ठीक है, रियल रीजन क्या था इसका? वही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि मुगल एम्परर फरुखसियर था जिसने रॉयल फरमान जारी किया था 1717 में। इसमें क्या था? राइट टू इशू दस्तक या पास फॉर द टैक्स फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या था ये बता सकते हैं? ये दस्तक क्या होते थे? जैसे अगर हम लोगों के पास अभी फास्टैग है तो हमारी कार जो भी टोल प्लाजा होती है वहां से बहुत इजीली दंदनाती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो फरुखसियर था इसने 1717 में गोल्डन फरमान एक दस्तक इशू कर दिया अंग्रेजों को। और क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऊपर हम लोगों ने देखा कि उनकी मिलिट्री माइट थी, उनके अगेंस्ट जा करके आप इंडियन ओशन में 1 मिनट के लिए टिक नहीं सकते। राइट, सो आपने क्या किया? उनको फैसिलिटेट कर दिया कुछ कुछ आपको फ्री ट्रेड को लेकर के कि आप कोई टैक्स कोई ऑक्ट्री हमको मत दो, आपको हम दस्तक इशू कर देते हैं। मेरे राज्य में जहां जहां ऑक्ट्री आपसे लगेगा वहां केवल आप ये प्रपत्र दिखा देना, ये लेटर दिखा देना, इसके आधार पर आपसे कोई टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज था राइट टू इशू दस्तक फॉर द टैक्स फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो ये कैसे ये कंट्रोवर्शियल था उसको थोड़ा देखेंगे, उसको थोड़ा लिख देंगे। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय द कंपनी एंड सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला का कहना अलग था इस दस्तक को लेकर के और कंपनी का कहना अलग था। जैसे कंपनी अपने लोगों को बहुत अच्छा सैलरी नहीं देती थी और बदले में वो क्या करती थी कि लोगों को उनका प्राइवेट ट्रेड भी अलाउ किया हुआ था। ठीक है, आप अंग्रेजों के यहां से आ रहे हैं, आप अंग्रेज हैं, तो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो भी करिए, और अपना प्राइवेट बिजनेस भी अगर आपको करना है तो आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी करिए। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या था? सिराजुद्दौला का कहना था कि ये जो दस्तक इशू किया गया है ना ये केवल कंपनी को किया गया है। ठीक है, लेट से कि कहीं पे 10 रुपए का टैक्स अगर बचता है तो ठीक है, ये कंपनी का 10 रुपया बचे। ठीक है, लेकिन अब अंग्रेज क्या कर रहे थे कि 10 रुपया कंपनी का भी बचा लेते थे, 10 रुपया हम प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी बचा लेंगे, और इवन मेरा अगर कोई इंडियन फ्रेंड इंडियन मर्चेंट होगा, इंडियन किसी व्यापारी के साथ मेरी दोस्ती है, तो उसको हम बोलेंगे वहां ऑक्ट्री पे तुम जाओगे तो तुमको 10 रुपया देना होगा। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि तुम हमको 5 रुपया ही दो और तुमको अपना वाला दस्तक हम दे देते हैं। ठीक है, अब वहां तुमको क्या लगेगा? 0 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो 5 रुपए ही तुम हमको दो और बदले में तुम्हारा वो 5 रुपया हम वेव ऑफ करवा देते हैं। राइट, तो इस हिसाब से ये स्टेट के हिसाब से देखिए रिवेन्यू कितना लॉस हो रहा है। ये 10 रुपया राज्य के पास से गया और ये जो ट्रेड था जो इंडियन आपको मर्चेंट्स करते थे उसका भी पैसा चला गया। बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, 10 रुपया 20 रुपया कुछ नहीं लिखना है, लिखना खाली इतना ही है। ठीक है ना, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लिखें कैसे लिखें, तो 10 रुपया 5 रुपया वाला बात नहीं लिखें। ठीक है, बस ये इतना एक लाइन लिख देंगे, बहुत आपको मोर देन सफिशिएंट होगा। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में वही लिख रखे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम मतलब किसके अनुसार? तो सिराजुद्दौला के अनुसार प्राइवेट ट्रेड ऑफ द कंपनी सर्वेंट वाज नॉट कवर्ड अंडर दिस फरमान। ठीक है, सिराजुद्दौला का कहना था ना ये जो कंपनी का प्राइवेट ट्रेड है ना, जो इसके जो सिविल सर्वेंट है वो अपने लिए जो व्यापार कर रहे हैं
उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह वेव ऑफ नहीं किया गया है। हाउएवर कंपनी का या कंपनी के सर्वेंट्स का मानना था कि इसके ऊपर भी हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंट हुआ। अब इसी को थोड़ा एक चार्ट वार्ट बना करके बता दीजिए कि इसके कारण इसको क्या होता था, सिराजुद्दौला को क्या होता था, टैक्स इवेड हो जाता था, कर अपवंचन हो जाता था। ठीक है, हिंदी माध्यम के हैं तो थोड़ा अच्छी हिंदी लिखने का प्रयास करेंगे, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो थोड़ा अच्छी अंग्रेजी लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर अपवंचना। अभी सब शब्द सीखेंगे कहाँ से, ये सब शब्द हम तभी सीखेंगे जब हम लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो काम हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, तो एक चीज ये हुआ। और दूसरा, मिसयूज किया जाता था सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी के द्वारा। इसी चीज को अगर आप एक चार्ट वार्ट अगर बना करके बता देंगे तो दैट वुड बी सच अ ग्रेट थिंग। ठीक है, ये देखिए क्या लिख रखा है। और दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है कि इंग्लिश बिकेम स्ट्रॉन्ग आफ्टर देयर विक्ट्री ओवर द फ्रांस इन साउथ इंडिया। अब एक आदमी एक समय पे 10 बैटल्स में अगर उलझेगा ना तो 10 बैटल्स नहीं जीत सकता। ठीक है, हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा ही इसीलिए क्योंकि एक टाइम पर उसने 4-5 इंपॉर्टेंट फ्रंट खोल दिए जो उसको नहीं खोलना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी सेना को ही तो मोबिलाइज करना होगा ना। आपके पास 10 ही सिपाही हैं, 10 फ्रंट पे भेजेंगे तो क्या होगा, एक एक सिपाही आपके रह जाएंगे। एक ही फ्रंट पे 10 को भेजो, वो फ्रंट जीतो, फिर कोई फ्रंट आओ। तो एक और चीज से अंग्रेजों को मदद मिली और वो मदद क्या थी कि फ्रेंच लोगों के साथ इनका क्या हो रहा था, कर्नाटिक वॉर चल रहा था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और सेकंड कर्नाटिक वॉर, आप मेंस एग्जाम में इसका थोड़ा ईयर लिख देंगे कि 1744 से 48, 1749 से 54। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, 1757। ठीक है, तो इसका जो भी इसके पास मिलिट्री फोर्स रहा होगा यह फ्री हो चुका है एक साथ किसी भी जगह को अटैक करने के लिए। और एक्चुअल में हुआ भी यही है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या किया है, अपनी सेना साउथ इंडिया से लेकर के आया है और बहुत अच्छे से यहां पर लड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो 1757 के बाद की कहानी है, 1760 की है, तो उसको स्मार्टली हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम दो ही लिखे हैं, तीसरा नहीं लिख देना है खुश होकर के। ठीक है, मेंस का अच्छा प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि 1757 और थर्ड वाला 1760 की कहानी है, तो इन दोनों का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये दोनों आपके वॉर निपट चुके थे, अब जितना उसका मिलिट्री माइट था वो एक जगह पर एक्यूमुलेट करके फुल स्ट्रेंथ के साथ वो क्या कर सकता था, बंगाल को ऑक्यूपाई कर सकता था। ठीक है, तो इनकी आर्मी वगैरह फ्री हो गई एंड नाउ दे वर लुकिंग टू कैप्चर मोर टेरिटरीज। अब नए क्षेत्रों को विजिट करने को लेकर के क्या हुए हैं, वो अब उद्धत हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक और रीजन देखिए क्या लिख रखा है। जो यंग नवाब था, सिराजुद्दौला था, वो किस चीज को लेकर के सस्पेक्टेड था, दैट कंपनी वाज होस्टाइल टू हिम एंड वाज इवन फेवरिंग हिज राइवल फॉर द थ्रोन ऑफ बंगाल। जो सिराजुद्दौला था वो इस चीज को लेकर के सशंकित था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, और इवन मेरे जो राइवल्स हैं आपको राजमुकुट के लिए, राजगद्दी के लिए, ठीक है, तो उन लोगों को भी इवन आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, बहुत सारे नाम थे, इसकी खुद की मौसी थी, घसीटी बेगम थी, ठीक है, जगत सेठ थे, मानिक चंद थे। एक दो नाम अगर आपको समझ में आता है तो लिख देंगे, ये नहीं कि क्योंकि पीटी में हमको 5 लोगों का नाम पता है तो खुश होकर के हम 5, 6, 7 का नाम यहाँ पर लिखेंगे। बस एग्जाम्पल में एक किसी का भी नाम आप लिख देंगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पीटी और मेंस के प्रोस्पेक्टिव में यही अंतर होता है। ठीक है, चौथा एक फैक्टर क्या था कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू फोर्टिफाई कैलकाटा विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द नवाब। ये आज के समय में जो फैक्ट्री शब्द हम लोग सुनते हैं ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। वहां जो काम करने वाले सिविल सर्वेंट होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। ठीक है,
और फैक्ट्री अभी के समय में देखेंगे तो वहां पर उत्पादन की गतिविधियां होती हैं, प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज होती है। बट एक्चुअली एट दैट टाइम ये जो अंग्रेजों की फैक्ट्री वगैरह थी ना, इन फैक्ट्रियों में कुछ चीजों का उत्पादन नहीं होता था। ये इंडिया से मसाले वगैरह को कलेक्ट करके एक बड़े से घर में या बड़े से एक आपको महल में रखते थे, और इंडिया में जिन चीजों को एक्सपोर्ट करना होता था इंडिया से, उनको एक जगह रख के बाहर भेज देते थे, और उनके जो भी गुड्स होते थे वो लेकर के आते थे, यहाँ पर एक्यूमुलेट करते थे और यहाँ महंगे दामों में बेचते थे। तो अगर मर्चेंट है, अगर कोई व्यापारियों का समूह है, तो अगर आपके किसी राजा के इर्द गिर्द अगर वो बड़ा महल बनाना खड़ा कर शुरू करेगा ना, तो राजा इस चीज को लेकर के बड़ा सशंकित हो कि आप तो एट द एंड ऑफ द डे आप बिजनेसमैन हो ना, आपको अपने माल की रक्षा के लिए कितना 4 6 10 सिपाही चाहिए होंगे, आप 45 क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था कि नवाब से पूछे बिना इन लोगों ने क्या किया कि किलाबंदी करना शुरू कर दिया कलकत्ता का। सिराज सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कासिम बाजार में इनकी फैक्ट्री को सीज कर दिया, और इवन इनका जो फोर्ट विलियम्स था उसको भी 20 जून 1757 को सीज कर दिया। अब यहां पे समझेंगे कि 20 जो जून 1756 की कहानी है ये हम क्यों लिख रहे हैं। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक आध स्पेसिफिक डेट डाल देंगे ना अपने आंसर में, तो हमको लगेगा कि ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसको सारी चीजें स्पेसिफिकली याद है ना। तो अगर ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और लिख देंगे तो जरूर आपको हम आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लगा कि भैया ये तो अगर बिजनेसमैन लोग हैं तो इनको क्या 45 करने का जरूरत है। आप बिना मेरे प्रायर परमिशन के, राजा के पास अगर 1000 की सेना है और मेरे बगल में 500 सिपाही आप इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, तो हम भी इस चीज को लेकर के आशंकित होंगे कि भैया क्या ऐसा काम आप कर रहे हैं कि आपको 500 लोगों की जरूरत है। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि सिराजुद्दौला, एक तो ये यंग था तो इसके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, ये बिना किसी वार्निंग के गया है और कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स पे ये कब्जा कर लिया है, वहां से अंग्रेजों को मार करके भगा दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो सकता है। ठीक है, अब अगर 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स को बताना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो क्या रहा हुआ है, और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको नहीं बताना चाहिए। जैसे ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड अ वेब ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेचरी विद द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द नवाब्स कोर्ट सच एज मीर जाफर एंड मानिक चंद। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया है, अंग्रेजों ने इसी के राज दरबार के बहुत से लोगों को क्या किया है कि षड्यंत्र में मिला लिया है अपनी तरफ से, और उसी में से एक दो का नाम अगर आप लिख देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी 7 8 नाम आप पढ़े हुए हैं, 7 8 का नहीं लिखना है। ठीक है, मीर जाफर का नाम तो सब जानता होगा, इंडिया में ये स्लैंग के तौर पर यूज किया जाता है। जयचंद हो गया, इवन विभीषण हो गया, दो भगवान राम के काम आए थे, रेदर आई शुड बी सेइंग। ठीक है, और तीसरा ये मीर जाफर, ये तीनों तो इंडिया में अब्यूसिव सेंस में बोला जाता है, ट्रेटर्स को बोला जाता है, गद्दारों के लिए ये शब्द इस्तेमाल में लाए। ठीक है, तो एक दो का नाम आप बता देंगे। अगला क्या हुआ है, अगर आप एग्जैक्ट डेट हमको लिख करके बता देंगे ना, तो फिर वही बात है कि हम थोड़ा आपको आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हों। ठीक है, और इस बार की नेट पे सारी कॉपीज पड़ी हुई हैं, उनको अगर एक बार आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति को उसी आंसर में 15 मार्क्स भी मिला है, हिस्ट्री में किसी को 18 भी मिला है, किसी को 22 और 24 भी मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो 4 मार्क्स या 7 मार्क्स का अंतर है ना, बैटल ऑफ प्लासी में सबने बैटल ऑफ प्लासी ही लिखा होगा। ठीक है, उसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कोई नहीं लिख देगा, उसमें मराठों को कोई नहीं पहुंचा देगा, लेकिन थोड़ा अगर आप डेट वेट अगर हमको बता सकते हैं तो would be such a good thing to have. Yeah? Battle of Plassey was a battle only in the name, as traitors took no part in the fight. ठीक है, ये नाम का युद्ध था, 9-10 बजे शुरू हुआ है और 11 बजे आते आते खत्म हो गया है। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसके लिए केवल 2 आदमी ही लड़े हैं, एक मीर मदान थे और दूसरे मोहन लाल थे। ठीक है, यही दोनों विश्वास पात्र थे सिराजुद्दौला के, यही बेचारे लड़ के मरे हैं, बाकी और कोई नहीं मरा है। ठीक है, मीर जाफर ने ये बोला कि राजा जी आप आगे से सेना, आप अपनी वाली सेना आगे रखिए, हम पीछे रखते हैं आपको बैकअप देने के लिए। जब राजा हार रहा था तो मीर जाफर बैकअप लेके आया ही नहीं, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। ठीक है,
ये सब बातें मेंस में लिखने की कहीं है ही नहीं, क्योंकि मेंस आपका फैक्ट देखिए, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं कि आधा 1 मार्क्स हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे होंगे, और आपको का हम एनालिटिकल चीजें देखना चाहते हैं, तो उसमें कितना आप नाम लिख लेंगे। नाम लिख के आप हमको नहीं इंप्रेस कर पाएंगे ना, कि हमको घसीटी बेगम का भी नाम पता है, मानिक चंद भी पता है, ठीक है, राय दुर्लभ भी पता है, जगत सेठ भी पता है, इससे हम नहीं इंप्रेस होंगे। आप कितना एनालिटिकल बातें हमको बता पाते हैं, दैट वुड बी योर इंप्रेसिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। और तीसरा छोटा सा लिख देंगे कि एक छोटा सा बैटल था, और उसके बाद क्या हुआ है, मीर जाफर जो है सो कि नए नवाब या नए किंग के तौर पर उसको बना दिया गया है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट्स क्या हुए हैं ब्रिटिशर्स को, दे वुड नो लॉन्गर बी आस्क्ड टू पे एनी टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। ये जो दस्तक वगैरह हम लोगों ने देखा, प्राइवेट ट्रेड की ही तो सारी कहानी थी ना, इसी को लेकर के डिस्प्यूट था, कॉन्फ्लिक्ट था। अब मीर जाफर अगर क्या होगा, अंग्रेजों की दया से राजा बनेगा, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा। वो बोलेगा ठीक है सर, आपका भी टैक्स माफ, आपका प्राइवेट जो भी ट्रेड है उसके ऊपर भी कोई टैक्स हम नहीं ले रहे, ठीक है। कंपनी वॉज ग्रांटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल एंड बिहार वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ये लाइन लिखें तो भी अच्छा है, क्योंकि बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उनको फ्री ट्रेड के लिए और सारे उनको फैसिलिटेट कर दिया गया। जैसे 1717 का जो आपको फरमान था, उसमें सर्टेन चीजों का इनाम लिखा हुआ था कि इन्हीं इन्हीं चीजों का आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोल दिया गया कि कोई सा भी सामान आपको कहीं से खरीदना बेचना है करिए, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इतनी सारी कहानी आप मेंस में थोड़े लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एकदम शॉर्ट सा, कंपनी वाज ग्रांटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, राइट, इससे सटीक और एक लाइन में और आप कुछ नहीं लिख, ठीक है। इन लोगों को जमींदारी मिल गई 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की, बंगाल में देखेंगे तो नीचे को 24 परगना, इसकी जमींदारी मिल गई, ये एक फायदा हुआ, जिले का नाम है, ठीक है। और रिसीव्ड 1.77 करोड़ एज कंपनसेशन फॉर देयर अटैक ऑन कोलकाता, ठीक है। इतने का जुर्माना भी लिया अंग्रेजों ने, कि तुम क्या किए कि कासिम बाजार और जो कलकत्ता में मेरा फोर्ट विलियम है उसको ऑक्यूपाई किए, वहां तोड़ फोड़ मचाए, तो उसको फिर से हमको क्या करना होगा, बिल्डअप करना होगा, एंड फॉर दैट आई विल बी नीडिंग मनी एंड आई विल बी टेकिंग इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, ठीक है। तुम्हारे जेब से ही वो पैसा हम निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट लिख देंगे। अगर मेंस में ये याद रहा स्पेसिफिक डेटा, मेंस की जो भी क्लास होगी उसमें तो हम बताएंगे ही ये सारी चीजें, जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि ठीक है, आपको नहीं भी याद आया ये डेटा तो ठीक है, कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये डेटा हमको लिख देंगे तो हम आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा जरूर, ठीक है। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही हम आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा आपको पीटी मेंस निकालने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत, ठीक है। ये सारी लाइंस अगर एनसीईआरटी में आपको नहीं मिले तो मेरा नाम तो मत बदलिएगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, इसका कुछ इमेंस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा होगा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा होगा। क्या महत्व है, इट पेव द वे फॉर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया। इसने अंग्रेजों द्वारा बंगाल को जीतने का मार्ग प्रशस्त किया, और बंगाल से अंग्रेजों ने इतना पैसा कमा लिया कि इवेंचुअली इन लोगों ने सारा इंडिया जो है सो कि उसी पैसे से जीत, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगा। Rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army to meet the cost of conquest of the rest of the country. उस पैसे से आपने क्या किया, अपनी आर्मी पर इन्वेस्ट कर दिया। अब आपकी इतनी आर्मी स्ट्रांग हो गई थी कि इंडिया के बड़े से बड़े माइटी पावर्स को आप हरा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी आर्मी जो सुप्रीमेसी है उसको भी इसने क्या किया, अच्छा किया। तीसरा, जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था जो 1756 से लेकर के 63 तक चला है, तो इसमें आप फ्रेंच लोगों के साथ भिड़े जब, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्स कहां से आ जा रहा था, बंगाल से आ जा रहा था। और थर्ड ये जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है, इसको जीतने में भी बैटल ऑफ प्लासी ने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प आउट किया, बिकॉज उसी के बाद आप बहुत सारा रिवेन्यू वहां से जनरेट कर पाए। The strategy of divide and rule. First incident as leading man of the Nawab's court were bribed.
ये जितना नाम हम लोग देखें जो इनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए तो यही है। आप किसी आदमी के प्रधानमंत्री को तोड़ ले रहे हैं पैसा दे करके, ब्राइब दे करके, और ये बोल करके कि हम क्या करेंगे, आपको राजा वाजा बना देंगे या बाकी लोगों को भी। तो ये आपको नहीं लगता अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल आगे जा करके जो हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया गया, इसका पहला इंसिडेंस तो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कॉम्पेल्ड द इंडियन आर्टिशंस, peasant and merchants to sell their goods cheap and to buy dear from them। 24 परगना की इनको जमींदारी मिली, या इनके हाथ का एक पपेट राजा, इन्होंने कठपुतली वाला राजा बिठा दिया, वो वही सारे काम करता था जो भी अंग्रेज इनको सिखाते थे। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि ये फोर्स करते थे इंडियन शिल्पकारों को, भारतीय किसानों को या अन्य आपको लोगों को कि आपको क्या करना है, अपना जो चावल गेहूं है या और भी जो भी चीजें हैं वो हमको सस्ते में बेचनी है, और हम जो आपको रिफाइंड प्रोडक्ट दे रहे होंगे वो आपको महंगे से महंगे पर बेचना है। ठीक है, थैंक यू तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ना सेम क्वेश्चन को आप 8 मार्क्स में भी फ्रेम कर सकते हैं और 38 मार्क्स में भी फ्रेम कर सकते हैं। 8 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आप लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि एनालिटिकल चीजें ज्यादा हो, और जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा कहानी वगैरह भी आप बता रहे होंगे, थोड़ा पीछे का बैक स्टोरी बैकग्राउंड क्रिएट कर देंगे, थोड़ा उसका एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने बताया कि इसका क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, और इन चीज़ों के आधार पर क्या होगा कि आपका आंसर एक अच्छा सा हो सकता है। ये जो है ना ये जो भी पीपीटी या पीडीएफ है ये वो ग्रुप में हम डलवा देंगे। इसके आधार पर ना आप लोग बैटल ऑफ प्लासी को ना 8 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी फ्रेम करके लाएंगे और 38 मार्क्स के हिसाब से भी फ्रेम करके लाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम दैट यू हैव। ठीक है, बेसिक कंटेंट आपको मिल जाएगा, और अभी से अगर आप लोगों ने पेन वेन चलाना नहीं शुरू किया तो ये बहुत समस्या। हम तो यहीं रहते हैं ना, हम तो यहीं रहते हैं, और कहाँ, मतलब दिल्ली विल्ली से आते हैं क्या? ठीक है, यहीं पे रहते हैं। एक चीज़ और हमको अच्छा लगा कि आप लोग राधे राधे नहीं भूले हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में कुछ नहीं रखा है अंग्रेजों का, वो ज़्यादा बढ़िया है, इंडियंस का ट्रेडिशन है ना, विच इज़ गुड। ठीक है, तो इसको एक बार 8 नंबर में भी आप लोग फ्रेम करेंगे और 38 नंबर के हिसाब से भी फ्रेम करके लाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ा है कल की 5 बड़ी खबरें को बता दीजिए, बताइए क्या बोले। अभी चलिए बाहर हम लोग बात करते हैं। न्यूज़पेपर आपका तो हिंदी माध्यम है ना? क्या ऐसा हम कर दें, क्या आधे घंटे का डेली का एक सेशन कर दें क्या न्यूज़पेपर का? आप ही लोगों के बहाने थोड़ा हम भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया करेंगे। जैसे हमको बड़ा दुख हुआ, हम सोचे कल की खबरें कुछ आप 5-6 बताएंगे, हम अपने को करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो कल से हम प्रयास करेंगे ना कि आधे घंटे का आप लोगों का, क्लास से पहले नहीं, क्लास के बाद। आप लोगों में से अंग्रेजी माध्यम किनका किनका है और हिंदी माध्यम किनका? 2 लोगों का अंग्रेजी माध्यम, 3 लोगों का अंग्रेजी माध्यम। अच्छा, सारे हिंदी हैं, इन दोनों लोगों का इंग्लिश। ठीक है, हाँ वो उनका तो इंग्लिश। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर आप लोग लेते हैं? दैनिक जागरण। हाँ, बेटर है ना कि आप लोग जनसत्ता लेकर के आइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जनसत्ता 2 दिन पुराना आता है, यही तो है ना, पुरानी खबरें ही देखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश माध्यम के हैं तो हिंदू या आपको एक्सप्रेस में से कोई सी भी चीज़ लेकर के आ सकते